लेट्स बिगिन। तो क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल? अगर अपन जावा सेशन की बात करें तो आई थिंक अपना डिस्कशन चल रहा था कल रिगार्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज व्हाट मेन मेथड, राइट? मेन मेथड के रिगार्डिंग कल अपन डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पे बहुत सारी बात अपन ने की थी। जस्ट अगर अपन एक बार वापस से क्विकली पहले रिकॉल करते हैं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो आपको पता है मेन मेथड का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से था जो अपन ने कल लिखा था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड देन मेन, राइट? और इसका जो भी आर्गुमेंट है दैट इज स्ट्रिंग एरे args, राइट? इस तरीके से मेन मेथड का सिंटेक्स होता है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि हर एक जावा के प्रोग्राम में आपको मेन मेथड लिखना ही पड़ेगा, या जावा का प्रोग्राम मेन मेथड से स्टार्ट होता है। काफी कुछ इन्फॉर्मेशन अपन ने कल के सेशन में मैंने आपको बताई थी कि कितनी चीजें गलत चलती है, और अगर आपको इंटरव्यू में मेन मेथड के रिगार्डिंग बात करें तो एटलीस्ट आप 1-1.5 घंटे मेन मेथड के बारे में आपका इंटरव्यू चल सकता है, इतना पावरफुल होता है। तो जस्ट ये बोलना सफिशिएंट नहीं है कि जावा में प्रोग्राम मेन मेथड से स्टार्ट होता है, इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। कल अपन ने क्या देखा था? कल अपन ने ये देखा था, एक्चुअली मैंने आपको बोला था पहले कि मेन मेथड, पहली बात ये कि जेवीएम हमेशा मेन मेथड को क्यों ढूंढता है, राइट? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका ये था कि जेवीएम एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन डाला गया कि हमेशा इसको किस मेथड को ढूंढना है, मेन मेथड को। इसीलिए जब भी जावा के प्रोग्राम को जेवीएम चलाता है, किसको ढूंढता है? जेवीएम मेन मेथड को। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, क्या अपन मेन मेथड का नाम चेंज कर सकते हैं? तो आंसर इसके रिगार्डिंग ये था, यस, इसका नाम अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने को जेवीएम को क्या करना पड़ेगा? कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज करने का मतलब उसके अंदर के कोड को अपने को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ये सेकंड कंक्लूजन था। उसके बाद अपन ने देखा था कि लोग बोलते हैं कि मेन मेथड का सिंटेक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, राइट? लेकिन अपन ने बात की थी कि ऑल्दो ये सिंटेक्स स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस अपन कर सकते हैं। चलो एक बार क्विकली मेरे साथ रिकॉल करना, कितने चेंजेस अपन ने कल डिस्कस किए थे। चलो फर्स्ट चेंज क्या था? फर्स्ट चेंज ये जो यहाँ पे ये पब्लिक और स्टैटिक दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? मॉडिफायर। तो मॉडिफायर का ऑर्डर अपन क्या कर सकते हैं? उल्टा कर सकते हैं, या किसी भी ऑर्डर में अपन लिख सकते हैं। तो मतलब स्टैटिक पहले, पब्लिक बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज क्या था? सेकंड चेंज ये था कि ये क्या आपका एरे, तो इसको एरे की किसी भी फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, अपन ने कल डिस्कस किया था, राइट? तीसरा चेंज क्या था? तीसरा चेंज था कि args क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल का नाम मतलब क्या हो गया? आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर के 6 रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ये तीसरा चेंज था। चौथा चेंज क्या था? एरे का मतलब क्या है? ये स्ट्रिंग तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है। तो यहाँ पे एरे की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? वेरार्ग भी यूज कर सकते हो। ये इसका मतलब भी क्या है? ये स्ट्रिंग तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है, राइट? ये चौथा चेंज था। पांचवा चेंज क्या था? पांचवा चेंज अपन ने बात की थी कि 3 मॉडिफायर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फाइनल, एक होता है सिंक्रोनाइज्ड, और एक और होता है क्या? स्टेपिंग, राइट? अपन ने बात की थी इन तीनों मॉडिफायर को आप मेन मेथड पे अप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मतलब इन तीनों से मेन मेथड को कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला है नहीं, ये आप चेंज कर सकते हो, राइट? ऑब्वियसली मैंने आपको ये नहीं बताया था कि फाइनल क्या करता है, सिंक्रोनाइज क्या करता है, स्टेपिंग क्या करता है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था विल डिस्कस जब अपन डिक्लेरेशन इन एक्सेस मॉडिफायर चैप्टर डिस्कस करेंगे, ताकि टोटल जावा में 12 मॉडिफायर होते हैं, वहां पे अपन एक एक मॉडिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट अपन मेन मेथड डिस्कस करें, तो मैंने पांचवा चेंज आपको ये बताया था, ये 3 मॉडिफायर आप मेन मेथड पे यूज कर सकते हैं। तो टोटल कितने चेंज थे? 5। इन 5 के अलावा कोई भी 6 चेंज किया तो फिर क्या आने वाली है? एरर। और एक लास्ट में जाते जाते अपन ने कंक्लूजन देखा था, और वो ये कि एक्चुअली मेन मेथड किसके लिए स्पेशल होता है? जेवीएम के लिए। तो मेन मेथड में जो 5वें के अलावा छठा चेंज करोगे तो किसको प्रॉब्लम है? जेवीएम को। तो कब एरर आने वाली है? जब प्रोग्राम चलेगा उस टाइम पे कौन एरर देगा आपको? जेवीएम। तो मेन मेथड जेवीएम के लिए स्पेशल होती है, कंपाइलर के लिए स्पेशल नहीं होती। अपन ने कल फिगर आउट किया था। और फिर मुझे लगता है लास्ट में जाते जाते मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जो कि ओरेकल सर्टिफिकेशन का क्वेश्चन था, और वो कुछ इस तरीके का था। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन देखा था, और यहाँ पे मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे कि कितने में आपको कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी और कितने में आपको रन टाइम एरर, मतलब जेवीएम एरर देगा, कितने में कंपाइल एरर देगा। ये अपन ने लास्ट में क्वेश्चन पुट अप किया था, राइट? तो अपन ने देखा था एक्चुअली, चलो वापस से अपन देखते हैं कितने में कंपाइलर एरर देगा। देखो मेन मेथड कंपाइलर के लिए स्पेशल नहीं है, तो कंपाइलर जैसे बाकी मेथड को चेक करता है वैसे ही किसको चेक करेगा? मेन मेथड को। तो देखो सारे मेथड में क्या होना चाहिए? एक तो रिटर्न टाइप होना चाहिए, देखो इसका है रिटर्न टाइप। दूसरा मेथड का नाम जो है वो आइडेंटिफायर के 6 रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, और तीसरा बस जो भी नाम है वो आइडेंटिफायर के रूल को सेटिस्फाई करने चाहिए ऑल। तो पहले वाले में कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाला देखो रिटर्न टाइप है, मेथड का नाम सही है, और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रिटर्न टाइप है, मेथड का नाम सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं कंपाइलर को।
देखो रिटर्न टाइप है, मेथड का नाम सही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रिटर्न टाइप है, मेथड का नाम सही है, यस, जो आइडेंटिफायर के 6 रूल है उसके अकॉर्डिंग मेथड का नाम सही है, अपर केस हो सकता है, आपको पता है, तो फिर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप दिस एंड दिस सब कुछ सही है, तो देखो कंपाइल टाइम एरर कितने में आने वाली है, एक में भी कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा, कंपाइलर के अकॉर्डिंग ये 6 के 6 मेथड क्या है, वैलिड है, क्योंकि मेन मेथड कंपाइलर के लिए स्पेशल नहीं होता, जैसा अपन ने कल डिस्कस किया था। अब अगर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन, इन हाउ मेनी स्टेटमेंट जेवीएम विल गिव द एरर, तो यहाँ पे पिक्चर चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेन मेथड किसके लिए स्पेशल होता है, जेवीएम के लिए, उसके अंदर फिक्स इंस्ट्रक्शन डाले गए कि तेरे को जब भी चलना है इस तरीके की मेन मेथड को ढूंढना है, अगर चलते टाइम उसको उस तरीके की मेन मेथड नहीं मिलती है तो फिर आपका जेवीएम क्या देने वाला है, एरर देने वाला, राइट। तो अगर अपन यहाँ पे देखेंगे पहले वाले में, तो पहले वाले में अब आपको सब चेक करना पड़ेगा, पब्लिक और स्टैटिक तो कंपलसरी है, आपको रखना ही पड़ेगा, आप हटा नहीं सकते, क्योंकि जो 5 चेंजेस अपन ने डिस्कस किए उसमें मैंने कहीं भी आपको ये नहीं बोला कि पब्लिक हटा सकते हो या स्टैटिक हटा सकते हो, राइट। बाकी फाइनल सिंक्रोनाइज्ड स्टेप पे लगा सकते हो, यस, बाकी ठीक है, मेन का नाम मेन है और सारा कुछ सही है, कोई इशू नहीं। ये देखो यहाँ पे वेरार्ग लिख कर रखें, वेरार्ग वाला चेंज आप कर सकते हो। ओके, सेकंड वाला पकड़ोगे, देखो पब्लिक स्टैटिक नहीं है इसमें, और अगर स्टैटिक नहीं है तो एरर, क्योंकि जेवीएम को पब्लिक और स्टैटिक कंपलसरी चाहिए, राइट। तीसरा वाला देखो पब्लिक और स्टैटिक है, बाकी के 3 जो फाइनल सिंक्रोनाइज्ड स्टेप पे उसमें से कुछ होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, राइट। मेथड का नाम मेन सही है, यस, उसके बाद वेरार्ग हो सकता है, यस हो सकता है, तो दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं। चौथे वाले को देखोगे पब्लिक स्टैटिक है, हाँ है, बाकी उन तीनों में से कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मेथड का नाम सही है, लेकिन क्या स्ट्रिंग की जगह इंट कर सकते हो, नहीं, ऐसा कोई चेंज अपन ने डिस्कस किया नहीं, तो यहाँ पे 100% क्या आने वाली है, एरर। उसके बाद नेक्स्ट वन देखो पब्लिक स्टैटिक दोनों ही है, ठीक है, बाकी तीनों में से कोई भी हो कोई इशू नहीं है। उसके अलावा लेकिन यहाँ पे मेन मेथड का नाम ऑब्वियसली MAIN सारे किसमें होंगे, लोअर केस में, नाम चेंज करने की ट्राई करोगे तब भी जेवीएम क्या देने वाला है, एरर। लास्ट वाला स्टैटिक है, पब्लिक है, ठीक है, बाकी जो भी होगा चलेगा, वॉइड है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, बाकी ये तो वेरिएबल का नाम है, अपन चेंज कर ही सकते हैं आइडेंटिफायर के रूल के अकॉर्डिंग, दिस इज फाइन। तो जेवीएम कितने में एरर देने वाला है, 1, 2 और 3, और ये अपन कल डिस्कस कर चुके हैं, मैंने जस्ट आपको क्विकली रिकॉल करवाया वापस से, राइट। तो मुझे लगता है अगर कल का सेशन आपने लिया है तो फिर आपको इसके रिगार्डिंग कोई वैसे भी डाउट होगा नहीं, इनकेस कोई डायरेक्ट इस सेशन में आ रहा है तो फिर पहले आपको कल का सेशन देखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर फील ले सकते हो कि क्या कुछ चीजें अभी मैंने रिकॉल की है, राइट। चलो मुझे लगता है कल लिखना थोड़ा पेंडिंग था, राइट। सो क्या लिखना पेंडिंग था, कहां तक लिखा था आपने लास्ट जो भी था, कैन यू टेल मी, सो इधर आगे अपन लिखते हैं। लास्ट अपन ने कौन सा पॉइंट लिखा था मेन के रिगार्डिंग, 1 सेकंड, चलो मैं यहीं पे देख लेता हूँ, इसी में होगा, अच्छा ये रहा, अच्छा ये बस 3 पॉइंट लिखे थे अपन ने, राइट। चलो देन नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, चेंजेज ऑन मेन मेथड, चेंजेज ओवर मेन मेथड सिंटैक्स, changes over main method syntax, changes over main method syntax. Number first, we can change order of modifier, we can change order of modifiers, तो आप लिख लेना यहाँ पे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में आप ऐसा लिखना, मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूं, पब्लिक स्टैटिक void main string array args, या फिर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, स्टैटिक पब्लिक void main string array args, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये चेंज आप कर सकते हो, पब्लिक और स्टैटिक आपके मॉडिफायर है, इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, तो दोनों के दोनों वैलिड है, कोई दिक्कत है नहीं, राइट, यस। सेकंड वन, we can use any valid array declaration, in arguments, मतलब आप ऐसा लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि भले आपने ऐसा लिख रखा है या भले आपने ऐसा लिख रखा है,
या फिर आपने ऐसा लिख रखा है, तीनों की तीनों वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एरे जब अपन पढ़ेंगे, मैंने कल भी आपको बोला था, जब अपन वन डायमेंशन एरे पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि सारे वैलिड क्यों, बट ये कैसे भी लिखो ये एरे का ही इंडिकेशन देने वाला। इस पहले वाले को भी आप यही पढ़ोगे स्ट्रिंग एरे, इस दूसरे वाले को भी यही पढ़ोगे स्ट्रिंग एरे, तीसरे वाले को भी यही पढ़ोगे स्ट्रिंग एरे। तो ये सेकंड चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ अपन कल एक्सप्लेन कर चुके हैं, जस्ट अपने को लिखना बाकी था आई थिंक। नंबर थर्ड पॉइंट, नंबर थर्ड चेंज जो अपन कर सकते हैं, देखो अगेन आप रिकॉल करते जाना, फील करते जाना लिखने के साथ साथ, क्योंकि लिखवाने का, खुद से लिखवाने का यही इंटेंशन है कि आप प्रॉपर चीजों को वापस फील करिए कि हाँ आपको ये पता है या नहीं। सो नंबर थर्ड पॉइंट, थर्ड चेंज अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज vararg, we can use vararg at place of array, we can use vararg at place of array। तो मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर भले ऐसा लिखा हुआ है या फिर आपका ऐसा लिखा हुआ है, दोनों ही वैलिड। ये तीसरा चेंज आप कर सकते हो, आप एरे की जगह vararg पैरामीटर को यूज कर सकते हो, थर्ड चेंज। फाइन, नंबर फोर्थ ये है, at place of args, at place of args, at place of args, yes, at place of args we can use, at place of args we can use any valid identifier, we can use any valid identifier, at place of args we can use any valid identifier। मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इसको जगह args की जगह मैं मेरा नाम भी लिख सकता हूँ। बस कुल मिला के जो पहले दिन का सेशन था जहाँ पे अपन ने आइडेंटिफायर के रिगार्डिंग 6 रूल डिस्कस किए थे, उसको ध्यान रखना है, वहां पे वॉयलेट हो गया तो फिर एरर आएगी, बाकी आप ये कर सकते हो। right, okay, number fifth then, at last we can use following modifier, we can use following modifiers with main method, we can use following modifiers with main method। number first final, number second synchronized, and number third step। final, synchronized and step। फाइन, नेक्स्ट नीचे नोट पर्पस में लिख लेना, इसको नीचे नोट लगा के लिख लेना, and keep it most important, these are only 5 changes, these are only 5 changes that we can perform, these are only 5 changes that we can perform over main method, that we can perform over main method, and if we try to perform, and if we try to perform any other change, and if we try to perform any other change, then we will get, या फिर ऐसा लिख लो, then JVM will give error, then JVM will give error। These are only 5 changes that we can perform over main method, and if we try to perform any other change, then JVM will give error। एक और ये नोट्स का पहला पॉइंट, एक नोट्स में सेकंड पॉइंट एक और डाल देना। फॉर कंपाइलर
main method is just like a normal method. For compiler, main method is just like a normal method. But for JVM, main method is a special method. Main method is a special method. For compiler, main method is just like a normal method. But for JVM, main method is a special method. ओके फाइन, लिख लिया होगा आपने। और ये लिखने के बाद आप एक काम कर सकते हो, ये लिख सकते हो जो आपके स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख सकते हो, सो दैट ये जितने भी अपन ने 5 चेंज के रिगार्डिंग डिस्कशन किया है और जितने भी पॉइंट अभी आपने लिखे हैं वो खाली एक ही एग्जांपल से आप सब कुछ समझ सकते हो, या इसे चेक कर सकते हो कि वेदर वो सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं। जितने भी 5 चेंजेज अपन ने लिखे हैं और ये लास्ट में नोट्स के 2 पॉइंट लिखे हैं, उन सबको चेक करने के लिए एग्जांपल इनफ है। इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको सर्टिफिकेशन जो हाईएस्ट लेवल होता है ऑरेकल सर्टिफिकेशन, वहां पे पूछे जाते हैं। सो अगर आपको इंटरनल नॉलेज है तो आप आंसर दे सकते हो, अदरवाइज आप टच भी नहीं कर सकते क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट या कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नाम की चीज होती नहीं है, जस्ट खाली आपको प्रोसेस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। Yes, write it down fastly. राइट, अगेन इन 9th डे का सेशन है, तो अगर किसी के पुराने सेशन में से एक भी मिस हो तो पहले आप उनको देखें, तब जाके ये आपको प्रॉपर समझ में आने वाला है, क्योंकि जिस लेवल पे अपन डिस्कस कर रहे हैं चीजों को, वहां पे हर एक चीज दूसरे से लिंक है। तो इनकेस अगर आपका पुराना कुछ मिस है तो फिर नया देखने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अपन नॉर्मल लेवल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके फाइन देन, मुझे लगता लिख लिया होगा आपने। पहले वाले का आंसर क्या है, कितने में कंपाइल्ड एरर आने वाली है 0, एक में भी कंपाइल्ड एरर नहीं आएगी। और कितने में रन टाइम एरर आने वाली है, जेवी में एरर देने वाला आपको पता, अभी अपन ने डिक्टेट किया था, तो आपको पता आंसर क्या होगा इसका। व्हाट? जावा, जब भी आपको वेब डेवलपमेंट करना हो आप जावा के थ्रू कर सकते हैं। सिक्योरिटी साइड ज्यादा अगर इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो जावा के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि जावा ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज होती है। जनरली जो भी सिक्योर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वेबसाइट बनती है, वो जावा इंप्लीमेंट करती है। ओके फाइन गाइस, चलते अपन आगे।
तो ये ऑलरेडी अपन कल डिस्कस कर चुके थे, जस्ट लिखना पेंडिंग था जो कि अपन ने अभी किया, वापस से एक बार अपन ने इसको कंक्लूड किया चीजों को, राइट। ओके, मीनवाइल कोई पूछ रहा है कि ये जो लिखा हुआ है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, मान लो मैं वापस से ये हटा रहा हूँ और एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ सिंपल, लाइक ये सिंपल सा प्रोग्राम है जहां पे मैं लिख रहा हूँ मेन मेथड बना रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, राइट। उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो आपको पता है, और खाली कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें एक नॉर्मल सा कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ, लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन, राइट। ये इतना सा प्रोग्राम लिखा है। किसी ने पूछा है, देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारी चीजें अपन कल एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये क्या है। जब भी कोई मेथड आपको दिखती है, आपको क्या देखने की रिक्वायरमेंट है, पहले रिटर्न टाइप देखने की रिक्वायरमेंट है। ये क्या है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के लेफ्ट में जितनी भी चीजें होगी वो सारे क्या है, मॉडिफायर। तो यहाँ पे दो मॉडिफायर है, कौन कौन से, पब्लिक और स्टैटिक। और रिटर्न टाइप के राइट में जस्ट जो होगा वो मेथड का नाम होगा, ये मेथड का नाम है। और उसके बाद जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाएगा उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ये मेथड के आर्ग्यूमेंट है। तो कोई पूछ रहा है क्या ये मेथड है क्या, नहीं ये आर्ग्यूमेंट है। मेथड और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस होता है, ये आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट मतलब ऑब्वियसली अपन डिस्कस कर चुके हैं ना, कोई भी इस मेथड को जब भी कॉल करवाओगे, कुछ चीज पास करवाओगे, तो वो चीज जो भी आप पास करवाओगे उसको स्टोर कौन करता है, आर्ग्यूमेंट स्टोर करता है। अभी आगे अपन देखेंगे मेथड को कॉल करवाना एंड ऑल, तब आपको पता चलेगा। तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, ये आपका रिटर्न टाइप, इसके इधर मॉडिफायर, इसके इधर मेथड का नाम, राइट। ये कल भी मैं बता चुका हूं आपको। चलो अपन आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे मेन मेथड के रिगार्डिंग, चलो अपन क्वेश्चन डिस्कस करते जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्या मेन मेथड एक जावा की क्लास में एक ही मेन मेथड हो सकता है या मल्टीपल मेन मेथड हो सकते हैं। तो चलो अभी तो जैसे मान लो मैं अगर इसको चलाऊंगा, आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियसली जब भी इसको चलाओगे आपका जेवीएम है वो इसको मेन को चलाएगा, और मेन को चलाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, जो भी इसमें लिख रखा, क्या लिख रखा आपने, मेन। तो स्क्रीन पे आपका मेन प्रिंट हो जाएगा, देयर इज नो डाउट। एक बार फिर भी मैं चला के दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे अगर मैं ओपन करूं टर्मिनल और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट मी मूव टू द डेस्कटॉप जहां पे अपना ये फाइल पड़ा है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद कंपाइल करता हूं, फाइल का नाम है मेरा test.java। जैसे मैं इसको कंपाइल करूंगा, कोई इश्यू है नहीं कंपाइलर को, कंपाइलेशन विल बी फाइन। उसके बाद जावा और मेरी क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, मेन, कोई डाउट नहीं है। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन मेरा ये है, क्या एक जावा प्रोग्राम में मल्टीपल मेन मेथड हो सकती है क्या। जैसे सपोज मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखो आराम से लिख रहा हूं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इंट और लेट्स से args, राइट। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट्स सपोज मैंने लिखा स्ट्रिंग एरे जो आर्ग्यूमेंट ले रही है वो वाली मेन, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इंट मेन, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस प्रोग्राम के अंदर, इस क्लास के अंदर जो आपके पास आपकी टेस्ट क्लास है, इसके अंदर कितने मेन मेथड है, दो, राइट। तो पहली बात तो ये, क्या दो मेन मेथड हो सकती है एक क्लास में या नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आगे चल के अपन इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाले। अभी के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर अगर दो मेथड जिनका नाम क्या हो, सेम हो, नाम सेम और आर्ग्यूमेंट अलग अलग हो, जैसे इसका आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है, स्ट्रिंग एरे टाइप का, इसका आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है, इंट टाइप का। दो मेथड या दो से ज्यादा मेथड जिनका नाम सेम हो और आर्ग्यूमेंट अलग अलग हो, उनको बोलते हैं, वो किस तरीके की मेथड है, ओवरलोडेड मेथड। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, दीज आर ओवरलोडेड मेथड्स। तो ओवरलोडेड बोलने का मतलब उनके नाम सेम होंगे, बस उनके आर्ग्यूमेंट क्या होने वाले, डिफरेंट होने वाले। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका, क्या एक क्लास के अंदर मैं मल्टीपल मेन मेथड लिख सकता हूं। दूसरा तरीका, क्या मेन मेथड के ओवरलोडिंग पॉसिबल है, क्योंकि ओवरलोडिंग पॉसिबल है बोलने का मतलब वही है कि एक नाम की दो मेथड पॉसिबल है या नहीं, राइट। तो पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, दोनों का आंसर क्या है, यस। ऑब्वियसली आप एक जावा क्लास के अंदर एक से ज्यादा मेन मेथड लिख सकते हैं, या फिर मेन मेथड की ओवरलोडिंग क्या है, पॉसिबल है। बट सवाल ये है कि चलो पॉसिबल है, इसका मतलब एरर तो नहीं आने वाली, तो आउटपुट क्या है। अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा एरर तो नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने ही आपको आंसर दे दिया कि पॉसिबल है। तो अगर एरर नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या आने वाला है, कुछ ना कुछ आउटपुट आने वाला है। तो फिर आउटपुट क्या होगा, अगर मैं इसको चलाऊंगा आउटपुट क्या आएगा, सिंपल।
देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, अब आपका आंसर देने का तरीका क्या होना चाहिए। क्या मेन मेथड की ओवरलोडिंग पॉसिबल है? लोग बोलते हैं यस, बट आपका आंसर क्या मेन मेथड की ओवरलोडिंग पॉसिबल है? यस, मेन मेथड की ओवरलोडिंग पॉसिबल है, लेकिन जेवीएम हमेशा किसको ढूंढेगा? ऐसा मेन मेथड जो कि स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट ले रहा हो। कैसा आर्गुमेंट ले रहा हो? स्ट्रिंग एरे। तो जैसे इस प्रोग्राम को चलाओगे, प्रोग्राम को कौन चलाता है? जेवीएम। जैसे इस क्लास को चलाओगे, जेवीएम ढूंढेगा इस क्लास के अंदर ऐसी मेन मेथड जो कौन सा आर्गुमेंट लेती हो? स्ट्रिंग एरे। और जेवीएम ऑटोमेटिक किसको चलाएगा? उस वाले मेन मेथड को चलाएगा। तो अगर इस प्रोग्राम को चलाओगे ना, जेवीएम ऑटोमेटिक इस वाले मेन मेथड को चलाएगा, और इस वाले मेन मेथड को चलाएगा तो आउटपुट क्या आने वाला है? स्ट्रिंग एरे मेन। राइट, एक बार मैं चला के दिखाता हूं आपको ऐसा होगा या नहीं, उसके बाद हम बाकी बात करते हैं। देखो आराम से देखना, यहां पे अगर मैं इसको कंपाइल करूं, कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? स्ट्रिंग एरे मेन। क्या प्रिंट हो रहा है? स्ट्रिंग एरे मेन। इसका मतलब जेवीएम ने कौन सी मेन मेथड को चलाया? ये वाला। क्योंकि मैं सिंपली बता रहा हूं, जेवीएम के लिए जो मेन मेथड स्पेशल है वो कौन से वाली है? ये वाली। ये वाली मेन मेथड इसके लिए स्पेशल नहीं है, ये तो एक नॉर्मल मेथड हो गई। और नॉर्मल मेथड हो गई तो क्या जेवीएम इसको ऑटोमेटिक कॉल करेगा? नहीं। नॉर्मल मेथड है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉल करना पड़ेगा। अगर आपको जरूरत है तो आप करो कॉल, नहीं जरूरत है तो मत करो। ऑटोमेटिक जेवीएम हमेशा एक ही मेन मेथड को कॉल करेगा जो कि स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट ले रही है। राइट, जैसे देखो क्या प्रूफ है, इवन आप इसको हटा दोगे ना, अगर आप इसको हटा देते हो सपोज करो, तो पता है अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो जेवीएम मेरे को क्या देगा? एरर। क्योंकि जेवीएम किसको ढूंढेगा? ऐसी मेन मेथड जो कि स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट लेती है। तो क्या इस क्लास में इसको ऐसी मेन मेथड मिलेगी? और नहीं मिलेगी तो वो क्या देने वाला है? एरर की, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, जो मेरे अंदर इंस्ट्रक्शन है उसको मैं फॉलो करने की ट्राई कर रहा हूं, बट वो मेरे को चीज मिल ही नहीं रही। तो कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपाइलर के लिए मेन मेथड कोई स्पेशल नहीं होता। बट जैसे इसको चलाओगे, देखो जेवीएम ने आपको एक एरर दी है, वो क्या बोल रहा है? मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट में मेरे को मेन मेथड नहीं मिली, प्लीज डिफाइन मेन मेथड एज। मेन मेथड को आप डिफाइन करिए, और ये फॉर्मेट में बता रहा है कैसे डिफाइन करो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि कैसा आर्गुमेंट ले रही हो? स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट ले रही हो। राइट, तो ऑब्जर्व द सीन, यहां पे क्या मेन मेथड की ओवरलोडिंग हो सकती है? आंसर क्या होगा? यस, मेन मेथड की ओवरलोडिंग हो सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जेवीएम हमेशा किसको कॉल करेगा? ऐसी मेन मेथड जो कौन सा आर्गुमेंट ले रही हो? स्ट्रिंग एरे। बाकी वाली मेन मेथड को अगर आपको कॉल करना है तो एज ए प्रोग्रामर आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेशल नहीं है। तो जैसे अभी देखो ये वाली मेन मेथड है, अगर आपको उसको कॉल करना है ना, आप कर सकते हो। कैसे करोगे? मान लो मैं यहां पे कर रहा हूं, देखो ये वाली मेन मेथड कैसी है? स्टैटिक। स्टैटिक को कॉल करना है तो कैसे कर सकता हूं? तीन ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? एक तो क्लास के नाम पे कर सकता हूं, दूसरा डायरेक्ट भी कर सकता हूं क्योंकि सेमी क्लास में हूं मैं, और तीसरा रेफरेंस वेरिएबल पे भी कर सकता हूं। बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे कौन सा रिकमेंडेड होता है? क्लास के नाम के साथ। तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। मेथड का नाम क्या है? मेन। आर्गुमेंट क्या ले रही है? इंट। तो कोई भी इंट आर्गुमेंट आपको पास करवाना पड़ेगा। यहां से मैंने क्या पास करवाया? 10। अब देखो अगर अब मैं पूछूं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, तो पता है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? जैसे ही जेवीएम इस प्रोग्राम को चलाएगा, सबसे पहले जेवीएम देखेगा ऐसी मेन मेथड जो स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट लेती हो। मिल गई? यस। तो जेवीएम इसको चलाने लगेगा। जैसे इसको चलाएगा, इस लाइन पे आएगा, क्या प्रिंट होगा? पहले स्ट्रिंग एरे मेन। स्ट्रिंग एरे मेन। उसके बाद अगली लाइन जेवीएम इसको चलाएगा। इसको चलाने का मतलब किसको कॉल करना है? मेन मेथड को, जो कि कैसा आर्गुमेंट ले रही हो? इंट आर्गुमेंट। क्या इस क्लास में ऐसी मेन मेथड है जो इंट आर्गुमेंट ले रही है? यस। तो यहां से ये वाली मेथड कॉल हो जाएगी, और ये वाली मेथड कॉल होगी तो क्या प्रिंट होने वाला है? इंट मेन। उसके बाद ये वाली मेथड क्या होगी? खत्म। खत्म तो कंट्रोल जहां से आया था वापस वहीं पे जाएगा। कहां से आया था? यहां से कंट्रोल वापस आ गया यहाँ पे। अब इसके नीचे कोई लाइन है? नहीं। तो इसका मतलब आपकी मेन मेथड क्या हो चुकी है? खत्म। और आपकी मेन खत्म मतलब आपका प्रोग्राम खत्म, और प्रोग्राम खत्म तो आउटपुट क्या आएगा? स्ट्रिंग एरे मेन, इंट मेन। राइट, अभी देखो दोनों मेन मेथड चल रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है जेवीएम ने बाय डिफॉल्ट किसको चलाया है? इसको। ये क्यों चल रही है? क्योंकि अपन ने कॉल किया इसको। अगर कॉल नहीं करते तो ये वाली नहीं चलने वाली, बट इसको कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऑटोमेटिक कौन चला रहा है? जेवीएम, बिकॉज दिस मेथड इज स्पेशल फॉर द जेवीएम। राइट, जस्ट ऑब्जर्व हियर। यहाँ पे मैं चला के देखा तो इस बार आउटपुट अपना दोनों मेन मेथड चलने वाले, लेकिन ट्विस्ट ये है कि दूसरे वाली को अपन ने कॉल किया है, वो डायरेक्ट चली नहीं है। कंपाइलेशन इज फाइन, और अगर आप रन करने की ट्राई करोगे, देखो स्ट्रिंग एरे मेन एंड दूसरा क्या? इंट मेन। बट वो इंट मेन वाली को अपन ने कॉल किया, इस वजह से वो पिक्चर में आ रहा है। राइट, जस्ट राइट डाउन वन पॉइंट एंड कीप इट मोस्ट इंपॉर्टेंट।
लिखो एक पॉइंट, overloading of main method is possible, overloading of main method is possible, overloading of main method is possible. That means inside a class, that means inside a class there can be multiple main method. Inside a class there can be multiple main method with different arguments. There can be multiple main method with different arguments. Overloading of main method is possible. That means inside a class there can be multiple main method with different arguments. Next line में लिखना, but JVM will always call main method which is taking a string array as argument, but JVM will always call main method which is taking a string array as argument. Overloading of main method is possible. That means inside a class there can be multiple main method with different arguments, but JVM will always call main method which is taking a string array as argument. आप एक काम करना, आप इस एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हो, अभी के लिए ये वाली लाइन मेंशन मत करना। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपको पता है, इसका आउटपुट आएगा ओनली स्ट्रिंग एरे मेन। द रीजन इज क्योंकि बाय डिफॉल्ट JVM इस स्ट्रिंग एरे वाली को चलाने वाला। देखो एक बात मैं कल भी बोल चुका, एक बात मैं वापस बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ऊपर इसको लिखा है सर इसलिए इसको चलाएगा। जावा में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप मेथड को नीचे लिखो ऊपर लिखो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ JVM हमेशा स्ट्रिंग एरे वाली को चलाएगा, भले आपने इसको ऊपर लिख लिया होता ना इंट वाली को, तब भी वो इसी को चलाता। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये ऊपर नीचे का तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे। हाँ मैं आ रहा हूँ उस पर। इस केस में अगर आप इस प्रोग्राम को चलाओगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ये वाला स्ट्रिंग एरे मेन, राइट। इनिट जो मैंने लिखा है वो आउटपुट आने वाला आपको। रीजन आपको पता है। ओके कुल, तो अभी ये आउटपुट है। आप चाहो तो दूसरी वाली मेन मेथड को कॉल कर सकते हो, और कॉल कैसे करना है वो आपको पता है। तो अब जो आपने एग्जांपल लिखा ना उसमें एरो लगा के ये लिख लीजिए कि अगर दूसरी वाली मेन मेथड को चलाना तो आपको खुद से चलाना पड़ेगा, और वो आप कैसे कर सकते हो, वो आप ऐसे कर सकते हो। तो एरो लगा के लिख दीजिए, अगर ये लाइन मैंने यहाँ पे ऐड की तो फिर इसका आउटपुट क्या होगा, स्ट्रिंग एरे मेन, और लास्ट में क्या, इंट मेन। ये इंट मेन वाली मेन क्यों चल रही है, क्योंकि अपन ने कॉल की है। बाय डिफॉल्ट इसको JVM कॉल नहीं करने वाला है। कुछ डाउट है मैं उस पर आऊंगा, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट देखते अपन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते अपन। ऑब्जेक्ट हियर,
ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपन देखते हैं उसको, मैं हटा देता हूँ उसको ना। ऑब्जर्व हियर, पहले तो डाउट देखते, कुछ डाउट है। कैन वी चेंज आर्गुमेंट स्ट्रिंग टू इंट? मुझे लगता है इसका आंसर मिल गया होगा अहमद आपको, अभी भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो। सेकेंड मेथड में जेवीएम एरर देगा ना, अगर खाली इसी को लिखा तो एरर देगा ना, जो भी आपका डाउट है चंचल। अगर मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, राइट, और खाली इसी को लिखोगे तो जेवीएम एरर देगा, क्योंकि जेवीएम आते किसको ढूंढेगा, ऐसी मेन मेथड जो कौन सा आर्गुमेंट ले रही हो, स्ट्रिंग एरे। नहीं मिलेगा तो क्या देने वाला है, एरर, राइट। लेकिन अगर आपने दोनों को लिखा तो एरर नहीं देगा, क्योंकि वो जो ढूंढ रहा है उसको मिल जाएगी, राइट। ओके, नाउ और किसका डाउट है, इज देयर ओनली इंटीजर दैट वी कैन स्टोर इन इंट args? ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आपने ये लिखा आर्गुमेंट में इंट args, इसका मतलब इस मेथड को कॉल करते टाइम आपको कैसी वैल्यू पास करवानी पड़ेगी, इंट टाइप की, क्योंकि यही तो आप बता रहे हो यहाँ से कि ये मेथड किस टाइप की वैल्यू ले रहा है, इंट टाइप की। जैसे ये यहाँ से क्या बता रहा है, ये मेथड किस टाइप की वैल्यू ले रहा है, स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग एरे मतलब स्ट्रिंग तरीके की मल्टीपल वैल्यू ले सकता है, इंट मतलब इंट तरीके की एक वैल्यू। अगर यहाँ पे इसको आप एरे कर दोगे तो इंट तरीके की मल्टीपल वैल्यू, तो ये यहाँ से स्पेसिफाई होता है। ऑब्वियसली अपन ये पढ़ेंगे, डोंट वरी। या नाउ नेक्स्ट, ये तो मैं आपको बता चुका हूं ना कि जैसे किसी का डाउट ये है कि यहाँ पे ये जैसे दूसरे वाली को कॉल करना है तो मैंने यहाँ पे ये क्यों लगाया, ये वही बात है ना। अगेन कोई ये पूछ रहा है मेरे से कि इस वाले मेथड को कॉल करते टाइम आपने ये टेस्ट डॉट क्यों लगाया। ऑब्वियसली अपन इंस्टेंस और स्टैटिक के रिगार्डिंग इतनी बात कर चुके, जहां पे मैंने आपको बताया था स्टैटिक है ये मेन मेथड कैसी है, स्टैटिक। स्टैटिक चीज को एक्सेस करने के कितने तरीके होते हैं, 3। आप अगर सेम क्लास में तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप रेफरेंस वेरिएबल भी कर सकते हो, और आप क्लास के नाम पे भी कर सकते हो। लेकिन बेटर कौन सा होता है, क्लास के नाम वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास के नाम पे इस मेन मेथड को कॉल किया, राइट। ओके, नाउ और किसी को कुछ डाउट? ओके, अभी नहीं कर सकते ना यहाँ पे। अगर आप अभी ऐसा करने की ट्राई करोगे तो एरर ही आएगी ना, इसमें क्या डाउट है। अगर मैंने मान लो ऐसा लिखा तो मेन मेथड कॉल हो रहा है, आर्गुमेंट आपने क्या पास करवाया, बुलियन, बट ये मेन मेथड कौन सा आर्गुमेंट मांग रहा है, इंट। तो क्या इंट मांग रहा है तो आप बुलियन पास करवा सकते हो, नहीं तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। अभी अपना टारगेट ये नहीं है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके डाउट आ रहे हैं तो बाकी अपन इस चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपना टारगेट खाली मेन मेथड है। अब चलो एक और डाउट यहाँ पे रेज होता है, वो डाउट ये है कि लेट्स सपोज कोई ये बोल रहा है अगर ऐसा होता तो, अब कौन सा चलने वाला है, अब एक्चुअल में मेन मेथड कितने हैं, 2, राइट। मेन मेथड 2 और दोनों के दोनों कौन सा आर्गुमेंट ले रहे हैं, स्ट्रिंग एरे। तो अब जेवीएम किसको चलाएगा, पहले वाले को या दूसरे वाले को या दोनों को, किसको चलाएगा, पहले वाले को, दूसरे वाले को, दोनों को, किसको चलाएगा। अब इसका आंसर मैं देता हूं आपको। इसका आंसर ये है कि ऑब्वियसली जैसे मान लो जेवीएम इसको चलाना है, जेवीएम क्या देखेगा, स्ट्रिंग एरे args नाम की मेन मेथड। तो पहले देखेगा इसको ये मिल जाएगी, इसको ही मिलेगी तो इसको चलाएगा, इसको चलाएगा तो क्या आने वाला है, स्ट्रिंग एरे मेन। उसके बाद नीचे देखिएगा तो उसको ये भी मिल जाएगी, जो कि कौन सा ले रहा है, स्ट्रिंग एरे। तो इसको चलाएगा तो क्या आने वाला है, इंट मेन। नीचे और होती तो उसको भी चलाता, और उसको चलाता तो उसके अंदर जो लिखा हो वो भी आने वाला, राइट। ऐसा कुछ अगर दिमाग चल रहा है ना तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, राइट। मैंने पहले ही आपको बोला है कि ऊपर नीचे लिखने का तो कोई सेंस है ही नहीं, तो फिर वापस क्यों इस तरीके से सोच रहे हो। ऑब्वियसली एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, जावा में ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे, कम से कम 2 घंटे अपन डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको खाली इतना बताया है, अगर मेथड का नाम सेम हो और आर्गुमेंट अलग अलग हो तो वो क्या हो गया, ओवरलोडिंग। बट यहाँ पे मेथड का नाम भी सेम है, आर्गुमेंट भी सेम है, तो ये ओवरलोडिंग नहीं है। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, जावा में एक क्लास के अंदर आप 2 या 2 से ज्यादा ऐसी मेथड को लिख ही नहीं सकते जिनका नाम सेम हो और आर्गुमेंट भी क्या हो, सेम। दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। क्यों पॉसिबल नहीं है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि चलो मेन का छोड़ो, इवन मेन का छोड़ो, मान लो आपके पास 2 कोई भी मेथड होती है, सपोज ये ऐड मेथड है, राइट, जो कि कैसा आर्गुमेंट ले रही है, मान लो इंट एक्स, राइट। एक और मान लो आपका ऐड मेथड है, वो भी कैसा आर्गुमेंट ले रही है, इंट तरीके का, राइट। अब मान लो मैंने कॉल किया, मान लो मैंने कॉल किया ऐड ऑफ 10, सपोज मान लो मैंने कॉल किया ऐड ऑफ 10, कौन सी ऐड मेथड चलेगी, ये वाली या ये वाली, देयर विल बी व्हाट, कंफ्यूजन, राइट। क्योंकि
अब पहले वाली चलानी है दूसरी वाली चलानी है, हमेशा क्या होने वाला है, कंफ्यूजन होने वाला है, और इस कंफ्यूजन का कोई आंसर है नहीं। ऐसा मत बोलना दोनों चल जाएगी, ये इंपॉसिबल है। एक बार कॉल करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ही मेथड चलने वाली है, बट अगर मान लो नाम भी सेम हो गया और आर्गुमेंट भी सेम हो गया तो अब कौन सी चलेगी, देखिए कंफ्यूजन, इसीलिए ये पॉसिबल है ही नहीं, राइट। इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए इसको टोटली ब्लॉक कर रखा है। देखो अगर आर्गुमेंट अलग होता तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान लो ये मेथड ऐसी होती तब कोई इशू नहीं है। अब ठीक है, देखो यहाँ पे नाम से में आर्गुमेंट अलग अलग है, क्या हो गया, ओवरलोडिंग। इसमें क्या है, अगर ये कॉल करोगे तो कौन सी होगी, ये वाली ऐड मेथड जो एंट्री ले रही है। अगर मैं ऐसे कॉल करूं ऐड 10.5 तो कौन सी ऐड मेथड जो डबल ले रही है, कौन सी कॉल होगी, ये वाली। तो यहाँ पे हमेशा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसीलिए ओवरलोडिंग पॉसिबल है। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो मेथड ऐसी पॉसिबल हो जिनका नाम भी सेम हो और आर्ग्यूमेंट भी सेम हो, राइट। तो भले वो मेन हो या कुछ भी हो, सब पे सेम ही रूल एप्लीकेबल होगा। और ऐसा कभी भी आपने करने की ट्राई की कि दो मेथड है जिनका नाम भी सेम है और आर्ग्यूमेंट भी सेम है, तो आपको कंपाइलर क्या दे देगा, एरर। जैसे आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, कंपाइलर बोलेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं भाई कि एक क्लास के अंदर आप दो मेथड ऐसे लिखो जिनका दोनों सेम है। देखो ये बोल रहा है, देखो क्या एरर दे रहा है लाइन नंबर 7 पे, कब, जब आप दूसरी बार मेन मेथड को लिखने की ट्राई कर रहे हो। और क्या बोल रहा है, मेन जो कि स्ट्रिंग एरे ले रहा है वो पहले ही क्या कर चुके हो, आप डिफाइन कर चुके हो, वापस से आप डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपका ये डाउट है कि दोनों ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो ये पॉसिबल नहीं, इस केस में क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर, राइट। सो जस्ट लिख लो। वैसे आगे मैं आपको बताऊंगा, बट इसको टेक्निकली पता है क्या बोलते हैं, अगर मेरे को टेक्निकली बोलना है तो जावा में मेथड का नाम और उसके आर्ग्यूमेंट, मेथड का नाम और उसके आर्ग्यूमेंट, इन दोनों को एक साथ बोलना हो ना आपको, तो आप बोलते हो मेथड सिग्नेचर, राइट। अगर टेक्निकली कहीं सुनने को मिले मेथड सिग्नेचर, इसका मतलब मैं दोनों का कंबाइन बात कर रहा हूं, नाम और आर्ग्यूमेंट। तो मैं इसको ऐसे बोलना ज्यादा पसंद करूंगा, जावा में एक क्लास के अंदर कोई दो मेथड ऐसी हो ही नहीं सकती जिनका सिग्नेचर क्या हो, सेम। सिग्नेचर सेम कब होगा, जब मेथड का नाम भी सेम हो और आर्ग्यूमेंट भी सेम हो, क्योंकि सिग्नेचर में क्या आ रहा है, नाम और आर्ग्यूमेंट। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों सेम हो। अगर सिग्नेचर अलग है, मतलब नाम सेम और आर्ग्यूमेंट अलग है, मतलब सिग्नेचर आपका अलग हो गया, तो वो क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग। और वो पॉसिबल है क्योंकि उसमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपको होती है। आगे पढ़ेंगे वैसे ओवरलोडिंग एंड ऑल, बट मैं यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट आया तो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए आपको। पहले एक लिख लीजिए, मेथड सिग्नेचर मीन्स, मेथड सिग्नेचर, मेथड सिग्नेचर मीन्स मेथड नेम and method arguments. Method signature means method name and method arguments. Method signature means method name and method arguments. Method name and method arguments. Next point लिखो, in Java, in a single Java class, in a single Java class, there cannot be in a single Java class, there cannot be two or more than two methods. There cannot be two or more than two methods. There cannot be two or more than two methods with same signature. In a single Java class, there cannot be two or more than two methods with same signature. ये पॉइंट मैं सबके लिए बता रहा हूं, भले वो मेन हो या कोई सी भी मेथड हो, सेम सिग्नेचर की दो मेथड रह ही नहीं सकते। रीजन इज क्योंकि जब कॉल करोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी कि आप किसको कॉल करना चाह रहे हो, देयर विल बी कंफ्यूजन। फाइन, ओके। एग्जाम्पल अगर मेंशन करना तो आप कर लो ये वाला। इस केस में कंपाइलर एरर देने वाला है, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, जैसे आप कंपाइल करोगे ना, एरर आएगी, कंपाइल टाइम एरर, नॉट पॉसिबल। आ रहा हूं मैं आपके डाउट्स पे, और भी जो भी डाउट है, अभी अपन ने खत्म किया नहीं मेन को।
अगेन ये सारे पॉइंट आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सिग्नेचर सेम नहीं हो सकता नॉल, आप फील करो कि एक्चुअल में जब सेम हो गया तो कॉल कैसे करोगे, कॉल करते टाइम आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए नहीं हो सकता। तो हर एक चीज को आप रिलेट करते जाए, एक भी चीज को आप याद करने की ट्राई नहीं करें, इसलिए मैं हर एक चीज को आपको रिलेट करके बता रहा हूं। ओके चलते अपन आगे। मीनवाइल कुछ डाउट है क्या? पब्लिक स्टडी वर्ड में इंट एरे, पब्लिक स्टडी वर्ड में इंट एरर आएगी क्या? ओके डज इट मीन वन क्लास है वन मेन मेथड? सोलोनी आप ऐसा नहीं बोल सकते एक क्लास के पास एक ही मेन मेथड हो सकती है, ऐसा बोल सकते हो कि जैसे जो पॉइंट अपन ने बोला है कि सिग्नेचर सेम नहीं हो सकता, एक क्लास के पास दो मेन मेथड हो सकती है अगर दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दो मेन मेथड हो जिनका आर्ग्यूमेंट भी सेम हो, वो पॉसिबल नहीं, राइट? तो वो पॉसिबल नहीं कि जिनका आर्ग्यूमेंट भी सेम हो। इवन ऐसा कर सकते, देखो दिस इज पॉसिबल, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले वाली मेन मेथड अलग होगी, उसका नाम ही अलग होगा, पहले वाले का नाम अलग है, दूसरे वाले का नाम अलग है। जेवीएम के लिए कौन सी स्पेशल है? पहले वाली, राइट? क्योंकि जावा किस तरीके की लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव। पहले दिन के सेशन में अपन ने देखा था केस सेंसिटिव का मतलब अपर केस और लोअर केस अलग अलग होंगे, तो ये पूरा नाम ही अलग हो गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अब कॉल करोगे अगर आप ऐसे, मान लो कॉल करते टाइम आपने ऐसे कॉल किया मेन, तो कौन सी मेथड कॉल होगी? ये वाली। और अगर एम कैपिटल किया तो कौन सी मेथड कॉल होगी? ये वाली। देयर इज नो कंफ्यूजन, क्योंकि अब तो नाम ही अलग होगा, राइट? नाम ही अलग होगा। रियो ओवरलोडिंग भी नहीं है, वैसे ओवरलोडिंग के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं? अगर नाम सेम हो और आर्गुमेंट डिफरेंट हो तो ओवरलोडिंग, या तो नाम ही डिफरेंट हो गया, तो सिंपल दोनों अलग अलग मेथड है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है नहीं। ये अगर आप ऐसे कॉल करवाओगे तो ये वाली हो जाएगी, ऐसे करवाओगे तो ये वाली हो जाएगी, देयर इज नो रिलेशन, क्योंकि अभी तो नाम ही डिफरेंट हो गया, राइट? ओके नाउ मीनवाइल मैं ये बताता हूं आपको, जैसे किसी ने एक और डाउट किया है, ऑल तो इसको अपन पढ़ेंगे ओवरलोडिंग के टाइम पे, ये पॉसिबल है अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जैसे सपोज करो ये ऐड मेथड है, राइट? और मैंने इसको लिखा इंट, और यहाँ पे ये ऐड मेथड है, मैंने इसको लिखा, चलो ये तो आप ही बता दोगे, मेरे हिसाब से अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके इसको, ये पॉसिबल है? वेरार के टाइम पे अपन ने डिस्कस किया था, एक नॉर्मल और दूसरी कौन सी? वेरार। पॉसिबल है, देखो इनमें मेथड का नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। रीजन इज, कौन सा आर्ग्यूमेंट है? इंट, नॉर्मल इंट, और ये कौन सा है? वेरार इंट। नॉर्मल और वेरार अलग अलग होते हैं, नॉर्मल का मतलब एक ही ले सकता है, वेरार का मतलब कितने भी ले सकता है, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया? ओवरलोडिंग। नाम सेम, आर्ग्यूमेंट अलग अलग। वैसे ये तो एग्जांपल भी अपन ने देखा था, जहां पे अपन ने दोनों में क्लैश करवाया था कि अगर मैंने ऐसे कॉल किया एड ऑफ 10 तो कौन सा आएगा? चलो बताओ कौन सा आएगा? आपको पता है जब तक नॉर्मल मैच हो सकता है किसको प्रायोरिटी मिलेगी? नॉर्मल को। नॉर्मल नहीं हो सकता तो किसको मिलेगी? वेरार को। तो ये तो अपन ने डिस्कस भी किया था, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्मल और वेरार अलग अलग चीज है, नॉर्मल मतलब एक, वेरार मतलब कितने भी, बोथ आर सेपरेट, तो एक्चुअली ये भी ओवरलोडिंग है, सेम नहीं, राइट? ओके नाउ मीनवाइल चलो मैं और चीज जनरेट करता हूं, दैट इज, चलो अब हम बात करते हैं यहां पे, अब मैं कुछ चीजों के रिगार्डिंग बात करता हूं, अभी भी अपना मेन टॉपिक खत्म हुआ नहीं है, देखो आराम से देखना, मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं और उसके बाद आप मेरे को उसका आंसर प्रोवाइड करना। अभी अगर आप देखोगे ये मेन मेथड का सिंटैक्स है, ये मेन मेथड का सिंटैक्स है, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं यहां पे अपन ने 5 चेंज देखे, लेकिन किसी भी 5 चेंज में अपन ने ऐसा नहीं बोला कि पब्लिक या स्टैटिक को आप हटा सकते हो, आप पब्लिक और स्टैटिक को नहीं हटा सकते, कंपलसरी मेन मेथड पे पब्लिक भी रह रहा है और क्या रहना पड़ेगा आपको? स्टैटिक भी रखना पड़ेगा, राइट? अब सवाल ये ऐसा, ये क्या कर रहे हैं, राइट? क्यों मेन मेथड पे हमेशा पब्लिक और स्टैटिक अपने को रखना चाहिए? देखो इसका मैं आंसर देता हूं, पहले मैं आपको आंसर देता हूं पब्लिक के रिगार्डिंग। पब्लिक क्या होता है? वैसे मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर, तो जब 12 मॉडिफायर जो होते हैं एक एक के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप बोल सकते हो कि अब इसके बाद कुछ नहीं बच रहा है, राइट? तो वहां पे अपन पब्लिक में डिस्कस करेंगे, मैं आपको वहां पे डिटेल में बताऊंगा, एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ बताऊंगा। अभी मैं खाली जस्ट आपको बात बता रहा हूं नॉर्मल थ्योरेटिकल वे में, और वो ये कि पब्लिक का मतलब होता है, किसी के आगे पब्लिक लिखने का मतलब होता है उसको कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, राइट? पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक मतलब कोई भी इसको क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है, राइट? अब सवाल ये मेन मेथड पब्लिक क्यों होता है? रीजन बहुत सिंपल सा है, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, जैसे ये जो प्रोग्राम है अपना, अभी ये टेस्ट.जावा प्रोग्राम है, कहां पे सेव है? डेस्कटॉप पे। मैंने कहां पे सेव कर रखा है इसको? डेस्कटॉप पे। और ऑब्वियसली जावा का प्रोग्राम
चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मैंने आपको बोला क्या इंस्टॉल करना है आपको, बनाने और चलाना का दोनों काम करना है, तो जेडीके इंस्टॉल करना आपने किया भी होगा, राइट। और जेडीके में ऑब्वियसली कौन होगा? जेडीके इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिक कौन इंस्टॉल हो जाएगा? जेवीएम, राइट। आगे मैं आपको बताऊंगा क्योंकि जेवीएम किसका पार्ट होता है? जेडीके का, राइट। तीन चीजें होती है एक्चुअल में आप काम करोगे जावा के साथ, तो एक जेडीके, एक जेआरई और एक आपका होता है जेवीएम, राइट। अब अभी आपने जेडीके मैंने आपको इंस्टॉल करने को क्यों बोला है, मैंने जीआरई इंस्टॉल करने को क्यों नहीं बोला, या मैंने जेवीएम इंस्टॉल करने को क्यों नहीं बोला, विल डिस्कस दैट पार्ट। लेकिन अभी अपना टॉपिक वो नहीं है, मैं आपको अभी जस्ट इतना बता रहा हूं, जैसे आपने जेडीके इंस्टॉल किया होगा ऑटोमेटिक आपका जेवीएम इंस्टॉल हुआ होगा, राइट। अब जैसे प्रोग्राम को चलाते हो, जेवीएम किसको ढूंढता है? मेन मेथड को। अब सवाल ये इंस्टॉल कहां पे हुआ है? ये आप किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल हुआ, मान लो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाके कहीं पे भी आपका स्टोर ये क्या हुआ होगा? इंस्टॉल हुआ होगा। तो जेवीएम आपका यहाँ पे पड़ा है सी के प्रोग्राम फाइल के अंदर, और उसको जो मेन मेथड चलाना है उसकी फाइल कहां पे पड़ी है? डेस्कटॉप पे। तो दोनों अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि जेवीएम कहीं और हो और आपका मेन कहीं और हो, तो जेवीएम को उसको बाहर से क्या करना है? एक्सेस करना है। और अगर किसी चीज को बाहर से एक्सेस करना हो तो वो चीज क्या होनी चाहिए? पब्लिक, राइट। तो इसीलिए मेन मेथड क्या होता है? पब्लिक, ताकि जेवीएम कहीं पर भी हो, मेन मेथड कहीं पर भी हो, वो उसको क्या कर सके? एक्सेस कर सके। तो पब्लिक होने के पीछे इंटेंशन ये है, इसीलिए आप पब्लिक हटा नहीं सकते, अदरवाइज क्या क्रिएट हो जाएगा? इश्यू क्रिएट हो जाएगा, राइट। क्योंकि फिर आपको बहुत टेक केयर करना पड़ेगा, जेवीएम भी वहीं पे होना चाहिए आपका, वो भी वहीं पे होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने बोला कि मेन मेथड हमेशा क्या होनी चाहिए? पब्लिक, ताकि जेवीएम इसको कहीं से भी क्या कर सके? कॉल कर सके, पहला चीज। दूसरा आपको यहाँ पे, चलो इसका रीजन तो आप मेरे को बता सकते हो, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? स्टैटिक। चलो स्टैटिक क्यों होना चाहिए हमेशा? अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं, मेन मेथड हमेशा स्टैटिक क्यों होना चाहिए? क्यों नहीं हटा सकते अपन स्टैटिक? अपन ने 5 चेंज पढ़े, उसमें मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि अपन स्टैटिक हटा सकते हैं। एंड इवन अपन ने प्रूव करके भी मैंने बताया कि जैसे मैंने स्टैटिक हटाया, जेवीएम क्या देने लग जाएगा? एरर, कि ये तो वो मेन मेथड है ही नहीं जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, राइट। तो इसका मतलब स्टैटिक कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो व्हाई स्टैटिक? इतना क्या मिल रहा है स्टैटिक से? देखो लिंक करते हैं अपन, देखो कैसे करते हैं चीजों को लिंक। चलो मैं क्वेश्चन करते जाता हूं, आप आंसर देते जाना, अल्टीमेटली लास्ट में आप इसके आंसर में पहुंच जाओगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा, कौन चलाता है मेन मेथड को? जेवीएम चलाता है मेन मेथड को। चलो पहला आंसर, राइट। दूसरा, स्टैटिक से क्या होता है? अगर स्टैटिक नहीं होता, तो अगर जेवीएम को मेन मेथड चलाना होता तो पहले जेवीएम को क्या करना पड़ता? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, और उसके बाद ही वो उसको चला सकता था। क्योंकि इंस्टेंस चीज बिना ऑब्जेक्ट के नहीं चल सकती, भले वो इंस्टेंस वेरिएबल हो, इंस्टेंस मेथड हो, क्योंकि इंस्टेंस किससे रिलेटेड होता है? ऑब्जेक्ट से। ये बात अपन पहले भी देख चुके हैं। अब एक चीज अभी अपना जस्ट इसके बाद एक टॉपिक अपने को और देखना है, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, और उसके बाद अपन एंटर होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो आज तक आपने देखा है क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, या इनहेरिटेंस क्या होता है, मुझे तब पूरा चीजें चेंज होने वाली है, क्योंकि अपन जो डिस्कस करेंगे उसके बाद आपको एक्चुअल में पता चलेगा क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। सो अभी फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जैसे ही अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एंटर होंगे ना, मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत कॉस्टली ऑपरेशन होता है, राइट। इतना कॉस्टली ऑपरेशन होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। देखो कॉस्टली मतलब ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के पैसे लग रहे हैं, कॉस्ट हमेशा मनी टर्म्स में आप नहीं देखते हो। जैसे जनरली प्रोग्रामिंग में कॉस्ट का मतलब होता है टाइम, मेमोरी, ये सब कॉस्ट एक्चुअली। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपको खाली ऐसा लगता होगा कि टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो सिर्फ क्या टाइम लगेगा? टेस्ट ट्री इक्वल टू न्यू टेस्ट, इतना ही तो लिखना है मेरे को, राइट। लेकिन एक्चुअल में जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनने के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, राइट। चलो मैं ज्यादा अगर आपकी क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ाऊं तो मैं आपको एक वर्ड में बोलूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एक चीज चलती है, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो, जिसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। क्यों चलता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे अपन डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो का। बट मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के जस्ट बाद क्या चलता है? इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो। उसमें टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस्टली ऑपरेशन होता है। इसलिए जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को अवॉइड कर सकते हो तब तक आपको क्या करना है? अवॉइड करना है, राइट। क्योंकि अदरवाइज तो हमेशा स्टैटिक चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम हमेशा किससे हो जाता? इंस्टेंस से। लेकिन इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जहां तक काम अपना स्टैटिक से हो सकता है अपन किसके साथ जाना पसंद करेंगे? स्टैटिक के साथ, राइट। तो यहां पे देखो, अगर मेन मेथड इंस्टेंस होता तो जेवीएम पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेन मेथड को क्या करता? कॉल करता। और ऑब्जेक्ट बनाना ऑब्वियसली क्या कॉस्टली, फिर तो उसका मतलब अगर ऐसा होता तो फिर अपन ये बोलते हर एक प्रोग्राम में, हर एक जावा के प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा,
और वो कौन बनाएगा? जेवीएम, क्योंकि उसके बिना वो किसको कॉल नहीं कर सकता? मेन मेथड को कॉल नहीं कर सकता, राइट। इसको रोकने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन कॉस्टली होता है, हर बार जेवीएम को बनाना ही पड़ेगा, तो कोई सेंस है नहीं। इसको रोकने के लिए इसने मेन मेथड को क्या बना रखा है? स्टैटिक। क्योंकि अगर कोई मेथड स्टैटिक है तो उसको किस पे कॉल कर सकते हो? क्लास के नाम पे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़े, इसके चलते इन्होंने मेन मेथड को क्या बना रखा है? स्टैटिक, राइट। सो स्टैटिक मतलब बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी जेवीएम किसको कॉल कर सकता है? मेन मेथड को। इसीलिए आप पब्लिक हटा नहीं सकते, इसीलिए आप क्या नहीं हटा सकते? स्टैटिक नहीं हटा सकते। ये रोल होता है एक्चुअल में जब हम बात करते हैं किसकी? पब्लिक और स्टैटिक की, राइट। सो मुझे लगता है ये क्रिस्टल क्लियर होगा कि पब्लिक और स्टैटिक इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। उसके बाद बाकी तो सिंपल है। ये क्या है? मेथड का नाम है, मैंने आपको बोला इसको चेंज कर सकते हो क्या? कर सकते हो, अगर आप जेवीएम के अंदर जाके कोड चेंज कर दो, उसके इंस्ट्रक्शन को चेंज कर दो। और बाकी बच गया ये, इसको बोलते हैं अपन क्या? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, जो कि अपन इसके जस्ट बाद देखने वाले, राइट। तो इसके पूरे सिंटेक्स में आई थिंक सारी चीजें आपके लिए क्लियर है। तो पहले एक पॉइंट लिखो, उसके बाद मैं आता हूं उस पे। लिखो, आप बैठे हैं, इसको इस वे में लिख लो, ऐसे लिख लो। आप पहले ऐसे लिखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। आप इसको ऐसे लिखो और उसके बाद पब्लिक के नीचे एरो करके लिखो, पब्लिक के नीचे एरो करके लिखना जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। इट इज पब्लिक so that JVM can call या JVM can access main method from anywhere. JVM can access main method from anywhere. It is public so that JVM can access main method from anywhere. Next फिर static के नीचे एरो करके लिखना, it is static so that JVM can call main method. It is static so that JVM can call main method without creating object. It is static so that JVM can call main method without creating object. It is static so that JVM can call main method without creating object. Right, okay. किसी को कुछ डाउट है? बिकॉज वी कैन कॉल मेन मेथड विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। There will be only one file and other can just call it while according to its needs. That's why it is static, ठीक है। मुझे आंसर मिल गया होगा। Meanwhile, one person is saying voice is breaking. Guys, किसी और को ऑनलाइन में वॉइस का इशू आ रहा है क्या? Anybody else facing the same issue regarding voice? No? तो आई थिंक जिसने भी बोला है रूपल, आई थिंक आप चेक करिए अपना कनेक्शन, इशू आपकी साइड से हो सकता है। चलो ठीक है, चलते अपन आगे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो सुनना बहुत आराम से। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी आप किसी से भी पूछोगे, एंड इवन अभी तक मैंने भी आपको यही बोला है क्या, कि जब भी जावा का प्रोग्राम जेवीएम चलाता है, जेवीएम सबसे पहले किसको चलाता है? मेन मेथड को, राइट। एंड इवन आप 10 साल से कोई काम कर रहा है, उसको पूछोगे भाई अगर जावा का प्रोग्राम चलेगा सबसे पहले क्या चलेगा, तो बोलेगा आपको क्या? मेन मेथड। बट एक्चुअली क्या ये सही है या नहीं, बात अपन उसकी करते हैं। तो एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूं ना, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही बड़ा गलत स्टेटमेंट है कि जावा का प्रोग्राम हमेशा कहां से चलना स्टार्ट होता है? मेन मेथड से। अभी तक मैंने आपको ऐसे ही बताया, क्योंकि इस प्रोग्राम को चलाओगे तो मैंने बोला क्या प्रिंट होगा? मेन। इसका मतलब कौन चला? मेन मेथड चला, राइट। बट एक्चुअल में क्या हमेशा ऐसा होता है या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद आप रियलाइज करना उसका जो भी आउटपुट आया ना, अभी वो क्या है उस पर मेरा डिस्कशन नहीं है, मैं जो एक मिथ है उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। बाकी अभी मेरा डिस्कशन इस पे नहीं है कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ, विल डिस्कस लेटर। अभी खाली जस्ट एक बार आप आउटपुट ऑब्जर्व करना। अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये क्या है, क्या यूज है, अभी छोड़ो उसको। अभी खाली मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, इस पोर्शन को बोलते हैं स्टैटिक ब्लॉक। ये आपका क्या है? स्टैटिक ब्लॉक। अब स्टैटिक ब्लॉक का क्या यूज होता है नॉल बाद में देखेंगे अपन, बट मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं। अगर देखो इस प्रोग्राम को चलने में आउटपुट में सबसे पहले अगर आपका मेन आ जाए, तो आप ये समझ जाना कि प्रोग्राम कहां से चलता है? मेन से। बट अगर मेन से पहले ये स्टैटिक ब्लॉक आपको दिख जाए,
तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि प्रोग्राम कहां से चलना स्टार्ट होता है, मेन से। चलो देखते हैं एक बार इसको चला के क्या आउटपुट इसका आता है, उसके बारे में बात करते हैं कि वेदर प्रोग्राम मेन से चलता है या नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट मी क्लियर द कंसोल, कंपाइल करते हैं अपन। देखो कंपाइलेशन को कोई प्रॉब्लम है नहीं, रन करता हूं मैं इसको। जैसे रन करोगे देखो सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, स्टैटिक ब्लॉक, और उसके बाद आपका क्या प्रिंट हो रहा है, मेन। इसका मतलब ये हुआ कि मेन से पहले कौन सी चीज चल रही है आपकी, स्टैटिक ब्लॉक चल रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेंसलेस है कि जावा का प्रोग्राम कहां से चलना स्टार्ट होता है, मेन से। अभी मैं अगर आपको पूछूं कि सबसे पहले क्या चलता है, तो अभी हो सकता है कि आप बोलो सबसे पहले क्या चलता है, स्टैटिक ब्लॉक, ये भी सेंसलेस है, राइट। प्रिडिक्ट मत करिए चीजों को, क्योंकि खाली मैं अगर मेन लिख के चला के आपको ये बोलूं कि पहले मेन चलता है, तो ये तो गलत है एक्चुअली। इतनी चीजें होती है, अगर सारी मैं लिख दूं और उसके बाद अगर मैं ये प्रूव करूं कि मेन चल रहा है, तो मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं, राइट। अभी जस्ट मैंने स्टैटिक ब्लॉक लिखा है, अगर आप अब ये बोलो कि स्टैटिक ब्लॉक के सबसे पहले चलता है, तो गलत है, क्योंकि और भी चीज हो सकती है इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, राइट। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, आपको आंसर क्या करना अगर पूछा जाए स्टैटिक मतलब एक्चुअली अगर आपको पूछा जाए जावा का प्रोग्राम कहां से चलना स्टार्ट होता है या सबसे पहले क्या चलता है, तो जब भी जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले चलता है आपका स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। अब सवाल ये स्टैटिक कंट्रोल फ्लो क्या होता है, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था किसका, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो का। कब चलता है वो, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अभी मैंने नाम लिया किसका, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। कब चलता है ये, जैसे ही क्लास चलेगी, राइट। अब क्या होता है स्टैटिक कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी मैं खाली आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के 3 स्टेप होते हैं, राइट, जिसमें पहला स्टेप कुछ होता है, सेकंड स्टेप पे आपका क्या चलता है, स्टैटिक ब्लॉक चलता है, और तीसरे स्टेप पे आपका क्या चलता है, मेन मेथड चलता है, राइट। अब पहला स्टेप क्या होता है मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा भी नहीं, राइट। तो बात करेंगे जब अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एंटर होंगे, राइट। अभी फिलहाल मैं खाली आपको तरीके बता रहा हूं कि देखो कोई भी आपको इतनी डिटेल में किसी भी इंटरव्यू में मेन के रिगार्डिंग आपसे कोई बात करने वाला है नहीं, क्योंकि खाली आदत यही होगी फ्रेशर लेवल पे सुनने की कि मेन मेथड मतलब जावा का प्रोग्राम मेन से चलना स्टार्ट होता है, राइट। अब आपको देखो क्वेश्चन कैसे घुमाना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर सामने वाले ने पूछा अच्छा बताओ मेन मेथड क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल। अब आपके पास आंसर देने के मल्टीपल तरीके, आप या तो अब ये आंसर तो बिल्कुल नहीं दोगे कि जावा का प्रोग्राम चलाने के लिए अपने को मेन चाहिए, नो। आप क्या आंसर दोगे, मेन एक स्पेशल मेथड होता है जेवीएम को, और जेवीएम जब भी क्लास को चलाता है मेन मेथड को सर्च करता है, और उस मेन मेथड का सिंटैक्स क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। ऑल्दो ये सिंटैक्स काफी स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस अपन परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन 100% आएगा, क्या चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो फिर आप वो पांचों चेंज के नाम बता सकते हो, और जैसे ही पांचों चेंज के एक चेंज का नाम बताओगे आपके एरे की जगह आप वेरार्ग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन जरूर आएगा वेरार्ग क्या होता है। उसके बाद इवन आप लास्ट में इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो कि जैसे मेन मेथड क्या होता है, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि मेन मेथड क्या होता है, मेन मेथड जेवीएम के लिए एक स्पेशल मेथड होता है। जब भी जेवीएम किसी क्लास को चलाता है तो सबसे पहले स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलता है, और स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के तीसरे स्टेप पे मेन चलता है। अब काम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन 101% क्या होता है, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। और अगर आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, मुझे नहीं लगता किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सामने वाले को, बिकॉज किसी लेवल पे वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप इसका आंसर दो, राइट। तो बात करेंगे अपन, मैं ये बोल रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन से कितने डायरेक्शन में आप जा सकते हो, सारा आपके हाथ में। अभी देखो 2 डायरेक्शन मैंने बताई, एक तो आप जा सकते हो किधर की साइड में, चेंजेस बता के आप वेरार की साइड में जा सकते हो। दूसरा किधर आ सकते हो, दूसरा आप ये बता के कि स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के तीसरे स्टेप में चलता क्वेश्चन को आपने टिल्ट कर दिया किसकी तरफ, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो की तरफ। तीसरा देखो मैं डायरेक्शन बताता हूं, मेन का आंसर देता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्चुअल में मेन एक मेथड होता है जो कि किसके लिए स्पेशल होता है, जेवीएम के लिए स्पेशल होता है। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा जेवीएम मेन मेथड के लिए सर्च करता है, राइट। और हमेशा जेवीएम मेन मेथड जो कि स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा उसी को सर्च करता है। ऐसा हो सकता है कि क्लास में 2 मेन मेथड हो, मतलब अगर मेन मेथड की ओवरलोडिंग हुई हो तो हमेशा जेवीएम किसको देखेगा, स्ट्रिंग एरे वाली को देखेगा। क्वेश्चन यहां से चेंज कर दिया, ओवरलोडिंग क्या होता है, राइट। डिपेंड्स, पूरी तरीके से आप चला सकते हो, आपको जिस डायरेक्शन में ले जाना है। अब मैं 10 आंसर और दे सकता हूं जिससे आपको और डायरेक्शन में जा सकता है। ओवरलोडिंग से आप ओवरराइडिंग की तरफ टिल्ट कर सकते हो, या इसको ओवरलोडिंग को पॉलीमॉर्फिज्म बोल के एक नया क्वेश्चन और इंट्रोड्यूस कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो लास्ट में मेन मेथड हमेशा पब्लिक और स्टैटिक होती है, इसमें अपन पब्लिक और स्टैटिक को नहीं हटा सकते। अगला क्वेश्चन क्यों नहीं हटा सकते, फिर जैसे स्टैटिक का आंसर दो, आप ये बोल सकते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कॉस्टली होता है। क्यों कॉस्टली होता है, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो चलता है, आगे इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो, राइट। तो टोटली डिपेंड्स कि किस वे में आपको चलाने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो कोई किसी इंटरव्यू में खासकर मैं ये जो भी स्टोरी आपको बता रहा ना वो
टॉप मोस्ट इंटरव्यूज की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एक चीज हमेशा डिपेंड करेगी कि सामने वाले इंटरव्यूअर को भी आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसा लगता होगा कि इंटरव्यूअर को सब कुछ आता है। मैं बोल रहा 90% या 80% केस में तो कुछ होता नहीं है, खाली वो एक स्क्रीन खोल के बैठे होते हैं टॉप जावा इंटरव्यू क्वेश्चन और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाता है, कुछ होता नहीं। तो ऐसा अगर इंटरव्यू चल रहा है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन उसके सामने लिस्ट है, उसी में से पूछना है, राइट। बट अच्छी कंपनी के इंटरव्यू में जाओगे, जो लोग बोलते हैं कि डिफिकल्ट होता है ऑल, तो वहां पे पैटर्न यही चलता है, पहला क्वेश्चन उसने थ्रो किया, फिर उसके बाद पूरा आपको डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो दैट्स द वे कि किस तरीके से आपको प्लान करने की रिक्वायरमेंट है। चलो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये खाली मैं इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको कि ये स्टेटमेंट गलत है कि जावा का प्रोग्राम कहां से चलना स्टार्ट होता है, मेन मेथड से। अभी मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं कि जावा का प्रोग्राम स्टैटिक ब्लॉक से चलना स्टार्ट होता है, मैं स्टेटमेंट ये नहीं दे रहा हूं। मैंने आपको दिया जावा का प्रोग्राम स्टैटिक कंट्रोल फ्लो से स्टार्ट होता है। अभी खाली मैं स्टैटिक ब्लॉक इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक मिथ क्लियर हो जाए कि प्रोग्राम मेन से चलना स्टार्ट नहीं होता है, दैट्स द इंटेंशन, राइट। तो जस्ट एक पॉइंट लिख लो, जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन does not start with main method. Java program execution doesn't start with main method. Java program execution doesn't start with main method, right? और इसमें ये एक आप एग्जांपल लिख लो खाली, बाकी स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है नॉल ये अपन ज्यादा अच्छे से मैं आपको बताऊंगा जब अपन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट अपन वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी खाली मेरा इंटेंशन मेन के रिगार्डिंग था। इसका आउटपुट अगर आप देखोगे ना तो ये आने वाला है, स्टैटिक ब्लॉक एंड मेन, मतलब इवन मेन से पहले आपका स्टैटिक ब्लॉक आपको चलता हुआ दिखेगा। राइट, ओके। एक और क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहां से देना चाहूंगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन अगेन थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं आपको, देखो, क्या जावा का या कोर जावा का प्रोग्राम चलाने के लिए क्या क्लास के अंदर मेन मेथड होना चाहिए, ये कंपलसरी है, या फिर बिना मेन मेथड के भी आप उस क्लास को एग्जीक्यूट कर सकते हो? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा। जैसे यहाँ पे अगर मैं, अभी ये क्या हो रहा है आपको पता है कैसे प्रिंट हो रहा है? पहले क्या आ रहा था? स्टैटिक ब्लॉक, फिर क्या आ रहा था? मेन। पर सवाल ये, अगर मैं मेन को हटा दूं, अगर मैं मेन को हटा दूं तो अब अगर मैं इसको चलाने की ट्राई करूं, क्या होने वाला है? तो अगर मैं इसको चलाने की ट्राई करूं तो ऑब्वियसली आप फ्लो फॉलो करिए। फ्लो क्या है? तो कंपाइलर को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा कंपाइलर के लिए तो मेन को स्पेशल मेथड है ही नहीं, तो वो तो क्यों देखेगा कि मेन होना ही चाहिए, उसको तो कोई सेंस है नहीं। कंपाइलर ने इसको क्या कर दिया? कंपाइल कर दिया। जैसे ही चलाने जाओगे जेवीएम क्या चलाएगा? स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या चलाएगा? स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक चलाएगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? स्टैटिक ब्लॉक। तीसरे स्टेप में क्या चलाएगा? मेन मेथड। लेकिन क्या इसको मेन मेथड मिलेगी? नहीं, और नहीं मिलेगी तो वो क्या देगा? एरर। तो क्या आउटपुट आएगा? पहले स्टैटिक ब्लॉक, फिर क्या आने वाला है? एरर, राइट। अगर आप इसको चलाने की ट्राई करोगे, पहले स्टैटिक ब्लॉक, फिर आपका क्या आने वाला है? एरर। जस्ट यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे देखो कंपाइल करता हूँ, कंपाइलर को कोई दिक्कत है नहीं, दैट इज फाइन। देखो जैसे रन करने की ट्राई करूं, पहले स्टैटिक ब्लॉक, फिर एरर,
ऐसा कुछ होने वाला है नहीं एक्चुअली, सीधा ही आपको एरर देखने को मिलेगा, देयर इज नो स्टैटिक ब्लॉक। देखो देखो यहाँ पे कोई स्टैटिक ब्लॉक आपको देखने को नहीं मिल रहा है, सीधा ही क्या देखने को मिल रही है, एरर। इसके रिगार्डिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको। अगर ये प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम अगर आपने जावा के 1.6 वर्जन तक चलाया होता, सेम प्रोग्राम अगर आपने जावा एक, या तो फिर एक काम करना, आप जेडीके का 1.6 वर्जन डाउनलोड करना और इस प्रोग्राम को चला के देखना जो अभी आपके स्क्रीन पे है। अगर आप चला के देखोगे आउटपुट यही आने वाला है जो मैंने आपको पहले बोला था। पहले क्या प्रिंट होगा, स्टैटिक ब्लॉक, और फिर क्या आएगी, एरर। क्योंकि जेवीएम उसी तरीके से काम करने वाला था। कैसे, पहले देखेगा किसको चलाना है, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो को। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो का पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में किसको चलाएगा, स्टैटिक ब्लॉक को, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और जैसे तीसरे स्टेप में मेन को ढूंढेगा तो उसको मिलेगा नहीं और क्या आ जाएगी, एरर। लेकिन 1.7 वर्जन से इन्होंने कर दिया इसको ब्लॉक। इन्होंने बोला 1.7 वर्जन से अगर तुम्हें कोई प्रोग्राम चलाना है, कंपलसरी उसमें क्या होनी चाहिए, मेन मेथड। पहले जीवीएम आते ही क्या चेक करेगा, मेन मेथड है या नहीं है। देखो अगेन वर्ड पे जाना, मैं बोल रहा हूं आते ही ये चेक करेगा मेन मेथड है या नहीं, चलाएगा नहीं, चेक करेगा। अगर मिल गई तो चलाएगा कैसे, वैसे ही स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के अकॉर्डिंग, पहला स्टेप, दूसरे में स्टैटिक ब्लॉक, तीसरे में क्या, मेन मेथड। बट अगर नहीं मिली तो वो कुछ भी नहीं चलाएगा, सीधा ही क्या दे देगा, एरर, जैसा कि अब हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब चेंज हो गया कि अभी पहले मेन चलने लग गई, नो। अभी मैंने आपको चला के बताया था, पहले क्या चल रहा था, स्टैटिक ब्लॉक, फिर क्या चल रही थी, मेन। तो चलेगा तो वैसे ही स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के अकॉर्डिंग। लेकिन इस बार खाली 1.7 वर्जन से एक चेक ऐड कर दिया गया, और वो चेक ये है, आते ही जेवीएम चेक करेगा मेन मेथड है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले ही एरर दे देगा, वो किसी को नहीं चलाने वाला। ऐसा करने के पीछे खाली एक ही रीजन था, और वो ये, क्योंकि लोगों को पता चला एक्चुअली कि बिना मेन मेथड के भी अपन क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो वो क्या करते थे, सारे काम को स्टैटिक ब्लॉक में ही करने लग गए। क्योंकि मेन मेथड लिखने के लिए कितना बड़ा सिंटेक्स लिखना पड़ता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स, और स्टैटिक ब्लॉक लिखने के लिए खाली स्टैटिक। तो लोग क्या करने लगे, सारा कोड इसी में रखने लग गए। तो पहले ये चलेगा तो वैसे उनका काम हो ही जाएगा। लेकिन एक्चुअल में उनको ये नहीं पता कि स्टैटिक ब्लॉक के अंदर चीजें रखने से परफॉर्मेंस पे बहुत इंपैक्ट आता है। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर एक फिक्स चीजें ही रखनी चाहिए, ज्यादा रखने से दिक्कत होती है, राइट। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अभी चलो हम फिक्स कर देते कि मेन मेथड तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। अब जब मेन मेथड लिखनी ही पड़ेगी तो लोगों को लगा फिर लिखनी है तो फिर उसके अंदर ही लिख दो कोड, राइट। तो बस ये खाली इन्होंने चेंज किया, किससे, 1.7 वर्जन से। अब क्यों स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ज्यादा चीजें नहीं रख सकते, वो कौन सी चीजें जिसको स्टैटिक ब्लॉक के अंदर रखनी चाहिए, इन क्वेश्चन के आंसर मैं अभी नहीं दे रहा हूं। इन क्वेश्चन के आंसर के लिए आप वेट करिए, जब अपन पढ़ेंगे क्या, स्टैटिक ब्लॉक को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी खाली मेन पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि क्या बिना मेन के जावा का प्रोग्राम कुछ आउटपुट दे सकता है या नहीं, या जावा का प्रोग्राम चल सकता है या नहीं। तो आंसर क्या देना है, 1.6 वर्जन तक बिना मेन के जावा का प्रोग्राम चल सकता है, आउटपुट भी दे सकता है। बट 1.7 वर्जन से बिना मेन के जावा का प्रोग्राम नहीं चल सकता, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि 1.6 वर्जन तक फ्लो कुछ और था और 1.7 वर्जन से फ्लो कुछ और है, फ्लो दोनों में सेम है। खाली 1.7 वर्जन में चेक ऐड किया, पहले चेक करेगा मेन है या नहीं, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं चलाएगा, है तो वैसे ही चलाएगा जैसे चलता आ रहा है, राइट। जस्ट राइट इट डाउन, 1.8। until 1.6 version, until 1.6 version we can execute a java class, we can execute a java class without main method. Until 1.6 version we can execute a java class without main method, but from 1.7 version onwards, but from 1.7 version onwards but from 1.7 version onwards we cannot execute a java class, we cannot execute a java class without main method. Until 1.6 version we can execute a java class without main method, but from 1.7 version onwards we cannot execute a java class without main method.
ओके फाइन, ओके सो नाउ एक पॉइंट जस्ट और बच रहा है मेन मेथड के रिगार्डिंग, लेकिन वो अभी अपन डिस्कस कर नहीं सकते। वो है मेन मेथड इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है या नहीं। तो अभी आपको इनहेरिटेंस नहीं पता, तो फिर ये पॉइंट पे अभी बता नहीं सकता आपको प्रैक्टिकली, बट जैसे ऑब्जर्वेंट स्टार्ट करेंगे मैं बताऊंगा आपको कि मेन मेथड इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है नहीं। इवन ये पॉइंट अपन ने किसके रिगार्डिंग छोड़ रखा है, वैराग के रिगार्डिंग भी छोड़ रखा है। वैराग के रिगार्डिंग में मैंने बताया था कि वैराग इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है या नहीं, ओवरराइडिंग कर सकते हो या नहीं, ये सब छोड़ रखा अपन ने। मेन के रिगार्डिंग में 2 पॉइंट छोड़ रहा हूं, मेन मेथड इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं, या मेन मेथड के ओवरराइडिंग पॉसिबल है या नहीं। ओवरलोडिंग तो मैं बता चुका हूं, ओवरराइडिंग पॉसिबल है या नहीं। ये 2 पार्ट अपन डिस्कस करेंगे जैसे अपन किसमें एंटर होंगे, इनहेरिटेंस में एंटर होंगे, राइट। सो अभी के लिए दैट इज द थिंग रिगार्डिंग मेन मेथड। खाली इन 2 पॉइंट को छोड़ के नाउ यू कैन से कि नाउ नो मैटर आप किस लेवल के इंटरव्यू में रिप्रेजेंट कर रहे हो, कितने साल के एक्सपीरियंस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, मेन के रिगार्डिंग इसके बाहर कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। और आपको किस तरीके से आंसर देने की रिक्वायरमेंट है वो मैं बता चुका। देखो अगेन मैं बता रहा हूं, फ्रेशर लेवल पे कोई आपसे इनकी बात नहीं करने वाला। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो क्या होता है, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो क्या होता है, या फिर मेन पे कितने चेंजेस कर सकते हो, राइट। ये चीजें आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी, आपको लेके जाना है उसकी तरफ। और अगर आप लेके चले गए उसकी तरफ, आपको आंसर इस तरीके से देना है कि क्वेश्चन ऑटोमेटिक उसकी तरफ जाए। और अगर आप उसकी तरफ लेके गए तो फिर जितना पॉजिटिव इंपैक्ट आप क्रिएट करने वाले इंटरव्यू रूम में, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। वो एक क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पहले कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया है और आपके बाद कितने लोग इंटरव्यू देने वाले हैं, राइट। भले एक भी पोजीशन होगी, मुझे लगता कोई किसी एंगल से आपका कंपटीशन वहां पे क्रिएट होने वाला है, राइट। सो वो टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से और किस वे में प्रोसीड करते हो। चलो, तो दैट्स द पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मेन मेथड। एंड ये इंश्योर कर लो कि इसके बाद कोई जावा के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन नहीं सकता। इवन आप ओरेकल सर्टिफिकेशन आईएएस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, देन ऑल्सो कोई क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं। इवन ओरेकल सर्टिफिकेशन में मेन के रिगार्डिंग कौन सा क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। वो जो भी चेंजेज वाला क्वेश्चन है वो एक आधा आपको 100% देखने को मिलेगा, बट उसका आंसर भी आपके पास है कि कौन कंपाइल टाइम एरर देता है, कौन रन टाइम एरर देता है, राइट। दैट्स ऑल। देन रोकना चाहूंगा मैं सेशन को यहाँ पे। कल अगेन अपन एक पोर्शन और बाकी है मेन के रिगार्डिंग, जो अपन ने बात की नहीं, जो आर्ग्यूमेंट थे उसके बारे में, और वो बात करेंगे अपन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल, राइट। सो दैट्स ऑल, कंटिन्यू करते हैं अपन कल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।